नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रीसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट ने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं शक्ति पंप्स की और उनकी 7 मई 2026 को आई रेगुलेटरी फाइलिंग की। अब देखिए, इस पूरे विश्लेषण का फोकस एक फाइनेंशियल पैराडॉक्स पर है। पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि जब एक कंपनी की आमदनी लगातार बढ़ रही हो तो फिर उसका मुनाफा अचानक क्यों घटने लगता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम डायरेक्टली डेटा के जरिए सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा एजेंडा क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे बोर्ड के कुछ बड़े फैसलों से, फिर हम उस कोर पैराडॉक्स पर आएंगे कि आय बढ़ने पर भी मुनाफा क्यों कम हुआ। उसके बाद हम इन खर्चों को डिटेल में अनपैक करेंगे और आखिर में कैश फ्लो और कंपनी की आगे की लीडरशिप स्ट्रैटेजी को समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, यानी बोर्ड्स बिग डिसीजंस। अब रिसेंटली हुई बोर्ड मीटिंग में शेयर धारकों के लिए कुछ जरूरी कॉर्पोरेट एक्शंस तय हुए हैं। कंपनी ने ₹1 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 जुलाई 2026 रखी गई है। साथ ही 31 एजीएम की तारीख 5 अगस्त 2026 तय की गई है। और एक और महत्वपूर्ण कदम लिया गया, एमएसएमपी तुराखिया एंड एसोसिएट्स को नए कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करने का। एक तरह से देखा जाए तो ये सभी बातें कंपनी के स्टेबल गवर्नेंस और एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन की तरफ इशारा करती हैं। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, रेवेन्यू अप और प्रॉफिट्स डाउन। अब जरा इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए, 2697.16 करोड़ रुपए। ये शक्ति पंप्स का FY26 का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। अगर हम इसको पिछले साल यानी FY25 से कंपेयर करें, जहां रेवेन्यू लगभग 2516 करोड़ रुपए था, तो एक शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग टॉप लाइन ग्रोथ साफ दिखती है। कंपनी मार्केट में अपना माल बेचने में पूरी तरह सफल रही है। लेकिन तभी आपका ध्यान इस अगले फिगर पर जाएगा, 257.58 करोड़ रुपये। ये इनका FY26 का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। पता है पिछले साल ये नंबर क्या था? FY25 में प्रॉफिट 408.37 करोड़ रुपये था। यहाँ विरोधाभास बिल्कुल क्लियर है। आमदनी बढ़ी, रेवेन्यू आसमान पर गया, लेकिन बॉटम लाइन प्रॉफिट अचानक इतना ज्यादा सिकुड़ गया। ऐसा आखिर क्यों? इस पैराडॉक्स को क्लियर करने के लिए हमें टोटल इनकम और एक्सपेंसेस वाली लाइन को देखना होगा। ये बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट स्क्वीज कहाँ हुआ। टोटल इनकम तो बढ़ी, पर जो एक्सपेंसेस की लाइन है ना, वो कहीं ज्यादा स्पीड से रॉकेट हो गई। FY25 में टोटल खर्चा करीब 1977 करोड़ था, जो FY26 में बढ़कर सीधे 2363 करोड़ रुपए हो गया। आमदनी की रफ्तार खर्चों की रफ्तार के आगे पीछे छूट गई। और हाँ, इससे पहले कि हम इन खर्चों को डीपली एनालाइज करें, एक नज़र आय के स्रोत पर डाल लेते हैं। यहाँ अपना डोमेस्टिक इंडियन मार्केट पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। 2688 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया सेगमेंट से आया है, जबकि ओवरसीज सब्सिडीज का हिस्सा बस 110 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमारा अपना घरेलू बाजार ही सबसे बड़ा ड्राइवर है। तो आइए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं और इन कॉस्ट ड्राइवर्स को ठीक से अनपैक करते हैं। यहाँ पर हम उन एक्चुअल कल्प्रिट्स को आइसोलेट कर सकते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन्स को खा रहे हैं। सबसे बड़ा जंप आया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यानी कच्चे माल में। ये खर्चा 1563 करोड़ से जंप करके लगभग 1944 करोड़ हो गया। सोचिए, करीब 380 करोड़ का सीधा स्पाइक सिर्फ मटेरियल्स में। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स 101 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ हो गए और फाइनेंस कॉस्ट 44 करोड़ से 59 करोड़ पर आ गईं। यही वो मुख्य खर्चे हैं जिन्होंने टोटल एक्सपेंसेस का ग्राफ इतना ऊपर ढकेल दिया। अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल पहलू भी है, जिसे आसान शब्दों में समझते हैं। सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर कोड्स और उनकी बदली हुई वेज डेफिनेशन का सीधा असर एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर पड़ा। इसकी वजह से कंपनी को ग्रेच्युटी और लॉन्ग टर्म लीव्स के लिए एक इंक्रीमेंटल प्रोविजन रखना पड़ा। इस गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट 4.01 करोड़ रुपए का रहा। तो क्लियर है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस ही नहीं, कुछ रेगुलेटरी बदलाव भी खर्चों को पुश कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, आइए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन खर्चों के बीच एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग भी छिपी है। अब यहाँ एक बड़ा और बिल्कुल ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर प्रॉफिट्स लगातार गिर रहे हैं तो क्या कंपनी का कैश भी सूख रहा है? क्या कोर ऑपरेशंस सच में वीक हो गए हैं? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, FY25 में
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ करीब 20 करोड़ रुपया था, लेकिन FY26 में ये नंबर उछलकर सीधे 124.05 करोड़ रुपए हो गया। लिटरली ये लगभग 6 गुना जंप है। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन भले ही पेपर पर कम दिख रहा हो, पर कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी जबरदस्त कैश जनरेट कर रहा है। वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स ने कैश पोजीशन को एक्चुअली पिछले साल से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। आइए अब फाइनल सेगमेंट की बात करते हैं, यानी लीडरशिप और भविष्य का रास्ता। जब ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हों, तो एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप का होना बहुत जरूरी हो जाता है, और यहाँ बोर्ड ने लीडरशिप कंटिन्यूटी पर जोर दिया है। मिस्टर दिनेश पाटीदार जो चेयरमैन हैं और मिस्टर रमेश पाटीदार जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दोनों को आगे 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये क्लियर सिग्नल देता है कि कंपनी इन बढ़ते खर्चों के बीच अपने शिप को एक स्टेडी हाथ से स्टीयर करना चाहती है। और इसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। एक तरफ हमने देखा रिकॉर्ड तो रेवेन्यू और सॉलिड कैश फ्लो, पर दूसरी तरफ रॉ मटेरियल्स और लेबर के बढ़ते हुए शॉर्ट टर्म खर्चे। तो क्या आज का ये प्रेशर और निवेश शक्ति पंप्स को लॉन्ग टर्म में पंप और ईवी मोबिलिटी सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाने का रास्ता तैयार कर रहा है? ये डेटा बिल्कुल इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना पूरी तस्वीर देखना नहीं होता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही डेटा की डेप्थ में जाते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।